तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम यू को देखते हैं जो एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर चल रहा होता है और वो अपने फोन को देखते हुए चल रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि उसके बचपन के दोस्तों में से एक जो कि एक सिंगर भी है, उसने एक नया गाना रिलीज किया है और वो एक शोरूम के खिड़की से म्यूजिक वीडियो देख रहा होता है। और तभी अचानक शोर सुनाई देता है और उसे एक लड़की दिखती है जिसने हेडफोन पहने हैं और जिसके बाल नीले रंग के हैं। वो फुल स्पीड में रोड पर दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रही होती है और यू उसकी अचानक एंट्री पर कोई रिएक्शन नहीं दे पाता और वो उससे टकरा जाती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। और यू देखता है कि उस लड़की के पास कुछ गेम्स थी जो गिर चुकी हैं और वो उसे उठाने में मदद करने वाला होता है। तभी उसकी नजर अनजाने में लड़की की तरफ चली जाती है और क्योंकि उसने छोटा स्कर्ट पहना हुआ था और उसकी बदकिस्मती ये होती है कि उसने फोन पकड़ा हुआ था, जिस वजह से उस लड़की को लगता है कि वो असल में उसकी फोटो ले रहा था। और ये देखकर वो लड़की बहुत गुस्से में आ जाती है और वो यू का फोन छीन लेती है और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। और इतना ही नहीं, उसे जोरदार थप्पड़ भी मारती है जिस वजह से वो गिर जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। और घर पर उसकी बहनें उसका इंतजार कर रही होती है क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब पहले से ही सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका होता है। और यू रास्ते में डिनर लेते हुए आया होता है और वो उसे अपनी बड़ी बहन माया को दे देता है। और जब सब लोग टीवी देख रहे होते हैं तब पता चलता है कि यू की बचपन की दोस्त का गाना चार्ट्स पर नंबर 1 पर पहुंच चुका है। और उसकी बहनें यू का मजाक उड़ाती है कि दोनों का कितना अलग रास्ता निकला, जबकि वो कभी एक दूसरे के बहुत करीब हुआ करते थे। और ये पता चलता है कि यू को फोन की एडिक्शन है और वो अपना ज्यादातर समय उसी पर बिताता है। और उसे याद आता है कि उस लड़की के जो गेम्स गिरे थे उनमें से एक अभी भी उसके पास है क्योंकि वो लड़की उसे वही भूल गई थी। और अगले दिन वो एक नए स्कूल में जाता है और उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है और खोज काफी बेकार लग रही होती है। और तभी वो स्कूल की रूफ पर जाता है ताकि कुछ सीनरी पिक्स ले सके। और जब वो फोटो ले रहा होता है तो वो देखता है कि वही लड़की वहाँ पर एक वाटर टैंक के ऊपर खड़ी है। और जैसे ही उसे देखता है तेज हवा चलती है और उसका स्कर्ट थोड़ा ऊपर उड़ जाता है जिससे ऐसा लगता है कि वो फिर से उसकी फोटो ले रहा हो क्योंकि उसके हाथ में फिर से फोन होता है। और लड़की ये देखकर नीचे उतरती है और यू से उसका फोन छीनने की कोशिश करती है और यू देने से मना करता है और वो दोनों एक कोने में खिंच जाते हैं और जहाँ उनके बीच हल्की फुल्की कुश्ती टाइप का हो जाता है। और इसी दौरान यू का फोन उसके हाथ से छूटकर रूप से नीचे एक झाड़ी में गिर जाता है और भागते हुए यू चिल्लाता है कि ये फोन रेंटल था और फोन रिपेयर करने की जगह से लिया था। और जब वो फोन ढूंढ रहा होता है तो वही लड़की वापस आती है और उसकी मदद करने लगती है और शायद उसे फोन गिराने का अफसोस हो रहा होता है। और दोनों मिलकर काफी ढूंढते हैं लेकिन फोन नहीं मिलता। और फिर यू उस लड़की को सीट देता है जो उसके उस दिन गिरने पर उसने उठा लिया था और वो उसे समझाता है कि वो उसकी फोटो नहीं ले रहा था। और घर आने पर यू देखता है कि उसकी बहन बिकिनी में है क्योंकि दिन काफी गर्म था। और वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है और उसे याद आता है कि उसका फोन अब भी नहीं मिला और वो थकान की वजह से सो जाता है। और अगले दिन स्कूल में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू करता है और नई क्लास में वो रहस्य में लड़की भी है और उसके एक्सप्रेशन से ये साफ झलकता है। और जब यू उसे नोटिस करता है तो टीचर उस लड़की से पूछती है कि क्या वो यू को जानती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं जानती। और जैसे स्कूल खत्म होता है यू घर की तरफ जा रहा होता है तभी यू उस लड़की को स्कूल के बाहर नोटिस करता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे किसी चीज के लिए मजबूर किया जा रहा है। और यू खुद को रोक नहीं पाता और उसकी तरफ जाकर बात करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो लड़का तो बस उसे ट्रैक टीम में शामिल करना चाहता था क्योंकि उस लड़की के फादर काफी अच्छे एथलीट थे और इसलिए वो भी उसे शामिल करना चाहता है अपनी टीम में। और जो कुछ भी हुआ उसे शर्मिंदा होकर यू एक कोने में जाकर खुद से बात करने लगता है। और तभी लड़की आती है और उसे अपना फोन वापस करती है और वो उसे बताती है कि क्योंकि यू ने उसकी सीडी वापस किया और इसलिए उसने फोन ढूंढने में मदद की। और जाने से पहले वो उसे अपना नाम बताती है। लड़की का नाम है फूका अकित्सुकी। और अगले दिन हम यू को 2 मूवी टिकट्स के साथ देखते हैं और फूका जो उसके पास ही होती है वो नोटिस करती है कि उसके पास 2 मूवी टिकट्स हैं और वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगा क्योंकि वो मूवी देखना चाहती थी और उसमें उसकी फेवरेट सिंगर में से एक ने थीम सॉन्ग गाया है। और वो दोनों मूवी देखने जाने का फैसला करते हैं और टाइम पर पहुंच भी जाते हैं लेकिन एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते क्योंकि फूका के पास सेलफोन नहीं है। और निराश होकर फूका एक पोल पर चढ़ जाती है और सबके सामने यू का नाम जोर से चिल्लाती है और आखिरकार यू उसे ढूंढ लेता है और दोनों मिलते हैं। और इसके बाद एक हल्का सा रोमांटिक सीन होता है और जब वो मूवी देखने के लिए लाइन में खड़े होते हैं फूका यू से कहती है कि थोड़ी देर के लिए उसका बॉयफ्रेंड बन जाए क्योंकि वहाँ पर कपल्स को स्पेशल चाम दिए जा रहे हैं। और यू पहले थोड़ा हिचकिचाता है और मुश्किल से फूका का हाथ पकड़ पाता है लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उसका हाथ ठीक से पकड़ता है और एक बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करता है। और मूवी खत्म होती है और दोनों साथ में घर की तरफ चल रहे होते हैं और चलते चलते फूका उसे एक मैचिंग चाम पकड़ा देती है और यू उसे बताता है कि ये तो कपल्स के लिए है और क्योंकि वो कपल नहीं है तो उसे ये नहीं रखना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि फूका कहती है वो तो अभी तक हमें नहीं पता। और फिर यू का शुक्रिया अदा करती है उस डेट के लिए और वहाँ से चली जाती है। और यू थोड़ा हैरान तो होता है लेकिन फूका की पर्सनैलिटी में एक सुकून महसूस करता है। और रात में फूका अपने पेरेंट्स को कॉल कर रही होती है और वो परेशान होते हैं कि फूका ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है और उसे खुद भी ठीक से नहीं पता। लेकिन उसके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है और बस वो खुश रहे इतना ही उनके लिए काफी है। और अगले दिन स्कूल में यू हॉलवे में चल रहा होता है और तभी वो नोटिस करता है कि फूका रो रही है और वो समझने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों है। और तभी उसकी नजर एक अच्छे से दिखने वाले लड़के पर पड़ती है और यू मान लेता है कि शायद फूका को लड़का पसंद है। और वो इसलिए दुखी है क्योंकि कई लड़कियां उस लड़के पर फिदा हैं और उस लड़के का नाम है मसासा। और ये सब देखकर यू के अंदर थोड़ी जलन पैदा होती है और वो उस लड़के को मन ही मन जज कर रहा होता है। और इत्तेफाक से टीचर उनको एक साथ पूल साफ करने के लिए चुन लेते हैं और जब वो दोनों सफाई
सफाई कर रहे होते हैं तो यू देखता है फूका और मसासा आपस में काफी अच्छे से घुल मिल रहे हैं, जो देखकर यू को जलन महसूस होती है, लेकिन वो उसे छुपा लेता है। और अचानक फूका यू के पास आती है और उसे सही तरीके से ब्रश को फ्लो करने का तरीका समझाने लगती है। और तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसकी स्कर्ट गीली हो जाती है और इससे उसकी पैंटीज दिख जाते हैं। और यू तुरंत अपनी नजरें हटा लेता है ताकि किसी तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन न बन जाए। फूका फिर चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने चली जाती है और इसी बीच यू मसासा से कहता है कि उसकी और फूका की आपस में काफी अच्छी बनती है। तो मसासा जवाब देता है कि हाँ, वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। और जब सफाई खत्म हो जाती है और मसासा ब्रश रखने चला जाता है और तभी यू फूका से पूछता है कि क्या उसे मसासा पसंद है। तो फूका कहती है कि वो बस अच्छे दोस्त हैं और वैसे भी मसासा को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जब वो दोनों घर की ओर जा रहे होते हैं तो फूका बताती है कि वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो गाना सुन रही थी। और फिर उसे एक गाने के बारे में बताती है कि वो कितना अच्छा था और यू को भी उसे सुनने के लिए कहती है। और फिर वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि कुछ परेशान कर रहा हो, बल्कि उसे ये बात ज्यादा परेशान करती है कि वो तय नहीं कर पा रही कि उसे क्या करना चाहिए। और अगले दिन स्पोर्ट्स में फूका को काफी फिट और एथलेटिक दिखाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके फादर थे। और जब यू उसे कम्पीट करते हुए देख रहा होता है तो मसासा आता है और सुझाव देता है कि यू को फूका से डेट करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो क्लियरली यू की तरफ खींची जा रही है। और इसी बीच यू को अपने बचपन के दोस्त टामा-चन का कॉल आता है, जो कि अब एक फेमस सिंगर बन चुकी है। और टामा-चन उसे अपने अगले कॉन्सर्ट में बुलाती है, लेकिन यू ने पहले से ही फूका को सैटरडे को फ्री होने का वादा किया था। और टामा भी यू में इंटरेस्ट दिखाती है और इस बात पर शर्माती है कि वो उसे समय समय पर कॉल कर सकती है। और हैरानी की बात यह थी कि फूका ने यू को सच में सैटरडे को फ्री होने के लिए कहा था क्योंकि वो टामा के कॉन्सर्ट में जा रही थी। और टामा अपने बड़े शो से पहले थोड़ा नर्वस होती है और अपने मैनेजर से बात करती है कि उसके गाने हमेशा यू के बारे में रहे हैं, जिस पर उसे बचपन से क्रश था और उसे उम्मीद है कि उसकी आवाज कभी यू तक पहुंचेगी। और इसी बीच यू और फूका के पास सामने का टिकट होता है टामा के कॉन्सर्ट का। और जब टामा गाना शुरू करती है तो वो नोटिस करती है कि यू भी कॉन्सर्ट में आ चुका है और वो गाना शुरू कर देती है। हालांकि गाने सैड होने चाहिए थे, लेकिन वो उन्हें काफी चेयरफुली गाती है, जैसे कि फूका बाद में बताती है। और कॉन्सर्ट के बाद फूका और यू घर की तरफ जा रहे होते हैं और जब फूका गाने का मन बनाती है तो यू उसकी आवाज से मेस्मराइज हो जाता है और उसे बताता है कि शायद वो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बनी है। और फूका इस बात पर कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप चलती जाती है। और अब स्कूल में फूका अचानक यू को रोक लेती है और उसे एक श्राइन में ले जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि उसके सपने को सच करने के लिए वो प्रे करे क्योंकि इससे उसके सपने के सच होने के चांस बढ़ जाएंगे। और जब यू प्रे कर रहा होता है तो फूका बताती है कि उसने तय कर लिया है कि उसे क्या करना है और वो कहती है कि उसे म्यूजिक बनानी है। और कुछ दिनों बाद फूका अचानक ये फैसला करती है कि वो म्यूजिक में अकेले नहीं जाएगी, बल्कि यू और मसासा दोनों इसमें शामिल होंगे। हालांकि यू थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करता है, फिर भी उसे इसलिए खींच लिया जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि फूका अकेले मसासा के साथ जाए। और इसमें जेलसी के साफ संकेत होते हैं। और फूका इस बारे में थोड़ी चिंतित थी कि उसके सीनियर को इस बारे में बुरा लगेगा कि उसने ट्रैक टीम को ज्वाइन नहीं किया, और क्योंकि वो इसमें काफी अच्छी थी। लेकिन मसासा उसे कॉन्फिडेंट देता है कि उसने सही फैसला लिया है और उनके पास बैंड इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और सीनियर आइडिया देता है कि वो छुट्टियों में एक पार्ट टाइम जॉब करे, जो कि एक समर हाउस में काम करने का होगा। और अगले दिन वो सभी ट्रेन पकड़ते हैं और समर हाउस की तरफ रवाना होते हैं। और जब वो समर हाउस पहुंचते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही खुशमिजाज और कामकाजी पर्सन जिसका नाम याजी होता है। और यू पहले तो ये सोचता है कि ये पर्सन उसकी पसंद का बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर वो उन्हें अपने अपने कमरे तक ले जाता है और वो अपने रूम में पहुंचते हैं और रास्ते में उनको एक सेट ऑफ ड्रम दिखता है। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वो ड्रम बजाते हैं तो याजी कहता है कि उसने काफी समय से नहीं बजाया। और अगले दिन वो सभी समर हाउस में काम करना शुरू करते हैं और फूका और मसासा को काम में कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि वो पहले से ही प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे होते हैं। लेकिन यू के लिए ऐसा नहीं था। उसकी पर्सोना, बिहेवियर और आवाज के कारण उसे काम में काफी मुश्किलें आती है और इससे आखिरकार याजी परेशान हो जाता है और उसे डांटता है और कहता है कि उसे खुद को संभालने के लिए ब्रेक लेना चाहिए या फिर वो छोड़ सकता है। और फूका देखती है कि वो काफी परेशान है और छोड़ने के बारे में सोच रहा है, तो वो उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वो ये कर सकता है। और फूका की मोटिवेशन स्पीच सुनकर यू काम पर लौट आता है और इस बार वो काफी अच्छे से काम करता है, जिससे याजी और बाकी लोग खुश हो जाते हैं। और वो सभी के ऑर्डर्स को काफी अच्छे से लेता है और अपनी आवाज को तेज करता है, जिससे काफी बदलाव आता है। लेकिन दिन के आखिर में यू इतना थका हुआ होता है कि वो फूका की गोदी में ही सो जाता है। और इसी बीच टामा-चन एक टूर बस में उसी जगह की ओर आ रही होती है और वो इस बात से खुश होती है कि उसके पास थोड़ा फ्री टाइम है और शायद वो यू को कॉल कर सकती है। और इधर यू बीच पर है और वो और मसासा थोड़ी बात करते हैं कि फूका यू की तरफ खींची हुई है क्योंकि वो दूसरों को अलग तरीके से ट्रीट करती है। लेकिन बातचीत वही रुक जाती है और मसासा वहाँ से भागते हुए कहता है उसे डेट तय कर लेनी चाहिए क्योंकि उसने एक हॉट लाइफ गार्ड को देखा है। और इससे पहले कि वो आगे बोल सके फूका पहुंच जाती है और वो अपनी बिकिनी में काफी आकर्षित लगती है, जिससे यू को कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दोनों थोड़ी देर तक पानी में तैरते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा दूर तक समुद्र में चले जाते हैं और जैसे ही उनके पास जो बैलून था वो फूट जाता है और वो डूबने के कगार पर होते हैं। और तभी फूका के पैरों पर क्रैम्प आ जाता है और वो डूबने वाली होती है और यू तैरकर फूका का हाथ पकड़ता है और उसे बिना किसी मेहनत के बचा लेता है। लेकिन इस कोशिश में वो खुद भी डूबने लगता है। और अब बीच पर वापस हम देखते हैं कि फूका यू को माउथ टू माउथ दे रही होती है और यू खांसी के साथ होश में आता है। और फूका यू को लेकर काफी चिंतित थी और उसे हक करती है, जो कि उसके प्रति सच्चे प्यार के संकेत दिखाता है। और इसी बीच टामा एक होटल में है और वो यू के बारे में इमेजिन करने में बिजी है और समर हाउस में यूज किस या जैसा कि उसने
उसने कहा था रेस्क्यू ब्रीथिंग के बारे में बहुत सोच रहा है जो फूका ने उसे दिया था, और वो उसे नजरें नहीं मिला पा रहा है और वो मसासा से एक ड्रिंक लेकर पी रही होती है। और जब मसासा कहता है कि एक इनडायरेक्ट किस था तो फूका जवाब देती है कि ये उसे परेशान नहीं करता और फिर कहती है कि इसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी गे है। और यू को ये थोड़ा अजीब लगता है कि फूका को उनकी छोटी सी किस की परवाह नहीं है। और जब बाद में फूका फिर से यू से मिलती है तो वो कहती है कि उसे ये सच में परेशान करता है और यू को ये सीक्रेट रखना चाहिए क्योंकि ये उसका पहला किस था। तो यू वादा करता है कि वो इसे सीक्रेट रखेगा और फूका खुश हो जाती है और साथ ही यू भी, क्योंकि उसे महसूस होता है कि वो अकेला नहीं था जो इस बारे में शर्मिंदा था। और फूका के जाने के बाद ही मसासा आता है और यू से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन यू अपनी वादे को निभाता है और उसे कुछ नहीं बताता। और यू थोड़ा घबराता है क्योंकि ये उनका छोटा सा सीक्रेट है। और जब कोयोकी यानी तामा उसे मैसेज करती है जिसमें वो बता रही होती है कि क्या वो मिल सकते हैं और फिर वो बीच पर मिलते हैं और ये एक बारिश वाला दिन होता है और दोनों हल्की फुल्की बातें करते हैं और कुछ फायरवर्क्स चलाते हैं। और इस बीच फूका टेंशन में होती है कि वो कहाँ गया और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और बीच पर हवा और तेज हो जाती है और कोयोकी का अम्ब्रेला उड़ जाता है जिससे वो यू के पास आकर खड़ी हो जाती है। और तभी फूका आती है और यू के साथ कोयोकी को देखकर हैरान होती है और फूका उलझन में होती है और जेलस होकर वहाँ से चली जाती है। और कोयोकी ये देखती है कि फूका की प्रतिक्रिया से उसे ये समझ में आता है और वो यू के साथ और भी चिपक जाती है ताकि फूका को ये महसूस हो कि यू पहले से किसी के साथ है। और जैसे ही बारिश रुकती है कोयोकी पीछे हट जाती है और इस बीच फूका समर हाउस वापस लौटती है और वो इतनी परेशान होती है कि वो मसासा से कहती है कि वो यू को नहीं ढूंढ पाई और मसासा को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। और अगले दिन यू जाता है और फूका को समझाने की कोशिश करता है कि वो जैसा सोच रही थी वैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन फूका अभी भी गुस्से में है और उसने उसे पहले नहीं बताया कि वो और कोयोकी पहले से दोस्त थे और वो उसे कुछ समय के लिए इग्नोर करती है। और इससे मसासा को पूछने का मौका मिलता है कि उनके बीच क्या हुआ था और फूका पहले से थोड़ा हिचकिचाती है और मसासा को बताती है कि उनके बीच थोड़ी बहस हो गई थी और यू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता और फूका से माफी मांगने का फैसला करता है। और वो उसे बताता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया क्योंकि कोयोकी उसे एक प्राइवेट अकाउंट से मैसेज कर रही थी और उसे डर था कि फूका उसे लीक कर देगी और कोयोकी के लिए परेशानी खड़ी कर देगी। और वो ये भी समझाता है कि वो बचपन के दोस्त हैं और लंबे समय बाद फिर से मिले हैं। और फूका को इस बात का बुरा लगता है कि यू को लगता है कि वो ऐसी जानकारी लीक कर सकती है और वो फिर से चली जाती है और कमरे में बंद हो जाती है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि स्कूल के सीनियर समर हाउस में आए हैं ये देखने के लिए कि वो कैसे कर रहे हैं और वो फूका को वापस से ट्रैक टीम में आने के लिए मनाने आए हैं। और इसके बाद ये रिवील होता है कि फूका और यू जिनको आइडल मानते हैं हेजहॉग्स के मेंबर उनके सीनियर थे और साथ ही यहाजी जो ड्रम का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और फूका और यू नाराज होते हैं कि अगर उनको पहले बताया होता तो वो इस बारे में और भी बातचीत कर सकते थे। और फूका जो अभी भी यू से नाराज है वो कहती है कि वो कभी न कभी हेजहॉग जैसे बैंड बनाएंगे। और ट्रैक टीम के सीनियर उसे बताते हैं कि म्यूजिक में एक्सीलेंट होना इतना आसान नहीं है और वो उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। और तभी एक सीनियर जो ड्रिंक करके आया होता है वो कहती है कि उनको फूका को परखना चाहिए और उसे एक सिंगिंग टेस्ट में शामिल करना चाहिए। और फिर यहागी यू को एक गिटार देता है जो कि एक बैंड मेंबर निको का था जिसने इसे छोड़ दिया था और यू इसे इस्तेमाल करने से हिचकिचाता है क्योंकि उसने कभी गिटार नहीं बजाया है। लेकिन याजी उसे भरोसा दिलाता है कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है और उसे सिखाता है कि उसे क्या करना चाहिए। और इस बीच मसासा उसे प्राइवेटली बात करने के लिए कहता है और यू उसे बताता है कि फूका के गुस्से में होने पर उसे कितना बुरा लगता है और ये भी कि उसके बिना सब कुछ कितना खराब है। और ये एक तरह से इनडायरेक्ट कन्फेशन होता है क्योंकि फूका दरवाजे के पीछे छुपकर इसे सुन रही होती है। और जब यू अपनी इमोशन के बारे में बताता है तो मसासा उसे बताता है कि फूका भी वही महसूस करती है और ये अच्छा है कि उसने ये डायरेक्टली बताया। और इसके बाद यू और फूका एक दूसरे से माफी मांगते हैं और इसके बाद सब गाने के लिए तैयार हो जाते हैं और यू भी अपनी गिटार के साथ तैयार होता है। और जैसे ही गाना शुरू होता है सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि फूका कितनी खूबसूरती से गा सकती है और ये परफॉर्मेंस आसपास के उन लोगों को भी आकर्षित करती है जो बीच पर आए थे और यहाँ तक कि कोयोकी को भी, जिसे हेजहॉग का ये गाने का कवर सुनकर पुरानी यादें ताजा हो जाती है। और गाने के खत्म होने पर फूका बहुत खुश होती है क्योंकि उसने बहुत अच्छा किया होता है और उसे याजी भी अप्रिशिएट करता है जो कि एक प्रोफेशनल थे। और नासी जो हालांकि बाहर से बहुत खुश नहीं दिखता फिर भी उसे गाना काफी पसंद आता है जैसे कि मसासा इशारा करता है और वो भी गाने के रिदम के साथ हल्का हल्का टैपिंग कर रहा था। और वो कहता है कि वो उसकी आदत है जब वो ड्रम्स बजाता था और इससे फूका ये डिसाइड करती है कि वही उनके बैंड का ड्रमर होगा। और अब उनका बैंड लगभग पूरा हो चुका है और साथ ही समर वेकेशन भी खत्म होने को है और ये समर हाउस में उनका आखिरी दिन होता है। और यू देखता है कि फूका बीच पर अकेले बैठकर स्टार देख रही है और वो उसके पास जाता है और दोनों एक प्यारा सा पल शेयर करते हैं जहाँ पर यू उसे अपनी हुडी दे देता है क्योंकि ठंड होती है और फूका ने स्किनी कपड़े पहने होते हैं। और जैसे ही वो लौट रहे होते हैं यू फिसलकर फूका के ऊपर गिर जाता है जिससे थोड़ा अजीब सा सीन बन जाता है और हमारा लड़का यू एक थप्पड़ खा जाता है क्योंकि अनजाने में वो एक थरकी लग रहा होता है। और घर लौटने पर यू को पता चलता है कि कोयोकी उसके काफी पास में ही रहती है और फिर दोनों की एक हल्की फुल्की रियूनियन होती है जहाँ पर वो पुराने एल्बम्स और फोटोज देखते हैं। और यू बताता है कि कोयोकी हमेशा उसके ऊपर चिल्लाया करती थी और कोयोकी कहती है कि वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि तब यू बहुत बड़ा क्राई बेबी था। और यू ये भी बताता है कि उसे उस टाइम कोयोकी पसंद थी जिससे कोयोकी शर्म के मारे बाहर चली जाती है लेकिन बाद में वो बहुत खुश होती है ये सोचकर कि उसका प्यार वन साइडेड नहीं था और अब स्कूल शुरू हो चुका है। और क्योंकि नाची हमेशा मसासा के साथ रहता है और एक अफवाह फैल जाती है कि नाची भी गे है और फूका भी ग्रुप में शामिल होती है और वो सब बात करते हैं कि उनकी वेकेशन कितनी
जबरदस्त रही। और फूका को एक फ्लैशबैक आता है उन पलों का जो उन्होंने साथ बिताए और उस छोटी सी सीक्रेट का। बाकी दोनों थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन फिर भी सभी मिलकर कैंटीन की तरफ दौड़ पड़ते हैं और खाना लेने के बाद वो कैंटीन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक अजीब सी लड़की से होती है जो एक सुपर मॉडल जैसी दिखती है, लेकिन उसका चेहरा बहुत सख्त और गुस्सेल होता है। और फूका को लगता है कि वो बहुत शानदार दिखती है, जबकि यू को वो डरावनी लगती है। और फिर टीम हेजहॉग स्टूडियो में इकट्ठा होते हैं और अपनी पहली प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। और यू गिटार बजाता है और साफ दिखता है कि वो उसमें अभी बहुत खराब है। और टीम के लोग कहते हैं कि वो प्रैक्टिस के साथ बेहतर हो जाएगा और सब फिर से जारी रखते हैं। और स्पेक सीनियर कहता है कि ये उसका पहला मौका है, लेकिन नासी और मसासा पहले भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर चुके हैं। और इससे पहले कि वो शुरू करे, दो लड़के दरवाजे पर आते हैं और स्पेक सीनियर को बताते हैं कि उसकी बहन को उनके बैंड से निकाल दिया गया है। और फिर पता चलता है कि उसकी बहन वही कैंटीन वाली गुस्सेल लड़की है। और फूका ये जानकर बहुत खुश होती है कि वो एक बहुत अच्छी गिटारिस्ट है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उनके बैंड में शामिल होना चाहेगी। और वो जवाब देती है कि उसे बहुत खुशी होगी। और उसका नाम सारा होता है, जो उसके भाई के द्वारा बताया जाता है, जो उसे यू को मारने के लिए डांटता है क्योंकि यू गलती से उसके संदरों के ऊपर गिर गया था। और बैंड प्रैक्टिस के दौरान सारा यू से नाराज हो जाती है क्योंकि अभी वो गिटार बजाने में बेवकूफ जैसा हरकतें कर रहा होता है और क्योंकि वो अभी भी एक बिगिनर है। और वो उसे कहती है कि अब उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसकी इस बात पर उसकी भाई की तरफ से उसे डांट मिलती है। और फिर भी वो सभी प्रैक्टिस जारी रखते हैं और प्रैक्टिस के खत्म होते ही सभी लोग मिलकर फैमिली रेस्टोरेंट जाने का फैसला करते हैं ताकि वो अपनी फर्स्ट बैंड प्रैक्टिस को सेलिब्रेट कर सके। और वहाँ पर सभी लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं कि उनको कौन सा गाना करना चाहिए। और सारा अपना फीडबैक देती है गाना कितना मुश्किल है बजाने के लिए। और थोड़ी देर बाद फूका, मसासा और नाची किसी न किसी वजह से चले जाते हैं, जिससे यू अकेला रह जाता है सारा के साथ। और यू थोड़ा अजीब महसूस करता है और या कहे वो डर रहा होता है। और वो ट्विटर खोलकर ट्वीट करता है कि वो एक मीन लुकिंग लड़की के साथ कैफे में है और उसे एक यूजर एडमिरल से रिप्लाई मिलता है जो काफी समय से उसका फॉलोअर या फिर कह सकते हैं कि वो उसका फ्रेंड है। और जब ट्विटर पर एडमिरल उसे वही डिश की फोटो भेजती है जो सारा ने ऑर्डर किया था, और तब पता चलता है कि सारा ही असल में एडमिरल थी। और ये जानकर सारा का मूड अचानक बदल जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है कि उसकी ऑनलाइन फ्रेंड से असल में उसकी मुलाकात हो गई। और बाद में सारा उससे अपने पहले के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और साफ तौर पर यह दिखाती है कि उसे यू के ऊपर क्रश हो गया है। और वो दोनों साथ में घर लौटते हैं और रास्ते में सारा हर चीज के बारे में बिना रुके बोलती रहती है। दूसरी तरफ फूका और बाकी बैंड मेंबर्स काफी एक्साइटेड हो रहे होते हैं क्योंकि अगले दिन के बैंड प्रैक्टिस के लिए सब तैयार हो रहे हैं। और अगले दिन यू गिटार लेकर जल्दी से अपनी प्रैक्टिस के लिए निकलता है और रास्ते में लोग उसे घूरते हैं, जिससे उसे एंजाइटी होने लगती है। और उसी वक्त सारा वहाँ पर पहुंचती है और उसे बताती है कि ऐसा होना ठीक है और ये सब उसे एक म्यूजिशियन वाइब देता है। और ये सुनकर यू थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और जब वो सब स्टूडियो पहुंचते हैं तो उनको निराशा होती है क्योंकि वो पूरी तरीके से बुकड अप होता है और उन्हें प्रैक्टिस करने की जगह नहीं मिलती। और नाची उन्हें बताता है कि उसे एक जगह पता है और फिर सबको अपने घर ले जाता है। और वहाँ पर वो गैराज की तरफ जाते हैं और पाते हैं कि नाची दरअसल ड्रमिंग को लेकर काफी डेडिकेटेड है। और वो बताता है कि उसने इस जगह के बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि सभी को पता चल जाता है कि उसे भी ड्रमिंग में इंटरेस्ट है। और स्कूल में वो जैसा ठंडा सा बिहेव करता है, असल में वो इतना ठंडा नहीं है बल्कि काफी सॉफ्टी है। और फिर वो सब एक गाना बजाते हैं और महसूस करते हैं कि सारा के टीम में जुड़ने के बाद वो लोग बहुत बेहतर हो गए हैं। और फूका यू के पास जाती है और उसे बताती है कि वो कितना अच्छा हो गया है। और ये देखकर सारा को थोड़ी सी जेलसी होती है और वो यू को थोड़ा धक्का देकर उसे दूर कर देती है। और इसके बाद उनकी एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन होती है और अब सब ये समझते हैं कि अब वो 3 गाने परफेक्टली बजा सकते हैं। और इसीलिए अब उन्हें लगता है कि वो 2 महीने बाद होने वाले स्कूल फेयर में परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ कोयोकी अपने खुद के स्टूडियो में परफॉर्म कर रही होती है और प्रोड्यूसर महसूस करते हैं कि कोयोकी अपनी यूजुअल सेल्फ जैसी परफॉर्म नहीं कर रही है और उसे भी इस बात का एहसास होता है। और वो इस पर काफी अपसेट होती है और उसकी मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोयोकी की सोचें और गहरी होती जाती हैं। और ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा होता है जैसा वो जब यू की तरह बच्ची थी और फिर उसे उससे दूर जाना पड़ा था। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब कोयोकी और यू छोटे थे वो दोनों हर दिन साथ खेला करते थे, सोर्स और जो कुछ भी उनको मिल जाए, और उन्हें एक्सप्लोर किया करते थे। और कोयोकी और यू के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई जाती है और यू थोड़ा सा क्राई बेबी होता है, लेकिन फिर भी जब कोयोकी को उसकी जरूरत होती है तो वो हमेशा उसके लिए खड़ा होता है। और साथ ही ये दिखाया जाता है कि कोयोकी का फैमिली लाइफ कुछ खास अच्छा नहीं था, बल्कि एक बच्चे के लिए वो तो एक तरीके का लिविंग हेल था। और उसके फादर को चीटर दिखाया जाता है और जब उसके डैड देर से घर आते हैं तो उसके मॉम और डैड हमेशा लड़ते रहते हैं और इसीलिए कोयोकी घर से दूर रहना ज्यादा पसंद करती है और जितना हो सके यू के साथ समय बिताना चाहती है। और फिर यू उससे कहता है कि अगली बार जब बर्फ गिरेगी तो वो साथ में स्नोमैन बनाएंगे। और ये सुनकर कोयोकी बहुत खुश हो जाती है और द हेजहॉग्स का एक गाना गाने लगती है। और यू उसे बताता है कि उसे भी हेजहॉग्स बहुत पसंद है और क्योंकि कोयोकी इतनी अच्छी सिंगिंग करती है और इसीलिए उन्हें भी कभी एक बैंड बनाना चाहिए। और वो कहता है कि वो निको की तरह होगा और कोयोकी टामा की तरह, जैसे कि हेजहॉग्स बैंड में निको एक गिटारिस्ट था और टामा एक वोकलिस्ट। और यू और कोयोकी तय करते हैं कि अब वो एक दूसरे को यू और टामा कहकर बुलाएंगे और साथ में स्नोमैन बनाने का वादा करते हैं। और अगले दिन बर्फ गिर रहा होता है और कोयोकी खुश नहीं लग रही होती है क्योंकि वो यू के पास से बिना स्नोमैन बनाए ही चली जाती है। और फिर ये रिवील होता है कि उसके फादर ने उसे छोड़ दिया था और अब कोयोकी और उसकी मदर अगले दिन कोयोकी के दादाजी के घर जा रहे हैं और वो पूरा दिन दुख में डूबी रहती है और अकेली रोती रहती है। और यू उसे इस हालत में देखता है बिल्कुल अकेले और यू वापस जाता है और उसे खींच कर ले आता है और दिखा
दिखाता है एक जगह जहाँ उसने दो स्नोमैन बनाए थे और वो टूट जाती है और यू को कुछ बताए बिना ही रोने लगती है और बिना उससे गुड बाय करे उसे छोड़कर चली जाती है। और प्रेजेंट में हम कोयोकी को यू के दरवाजे के पास देखते हैं जो उससे मिलने आई होती है और उसी टाइम पर यू स्कूल से लौटता है और उसे देखता है और दोनों अंदर जाते हैं और वो उसे बताती है कि उसका एक कॉन्सर्ट है और वो चाहती है कि वो उसके कॉन्सर्ट में जरूर आए। और यू उसे बताता है कि उसने उस दिन के बाद इसलिए कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि कोयोकी उससे नाराज है। और ये सुनकर कोयोकी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर वो उसके कॉन्सर्ट में आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और जब यू से पूछा जाता है कि वो क्या कर रहा है तो वो फूका के बारे में बताता है और अपने बैंड के बारे में थोड़ा घमंड भी करता है जिससे कोयोकी थोड़ी जलन महसूस करती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर वो एक दूसरे से अपनी पुरानी प्रॉमिस को दोहराते हैं जिसमें उन्होंने एक दिन स्टेज पर साथ में परफॉर्म करने का वादा किया था। और वापस आते समय जब बारिश हो रही होती है तभी कोयोकी के पास से एक कार गुजरती है जो उसके ऊपर कीचड़ उछाल देती है और फूका जो रास्ते में होती है ये सब देख लेती है। और फूका जो एक बाथ हाउस के पास रहती है वो कोयोकी को साफ सुथरा करने के लिए अपने साथ ले जाती है और वो दोनों नहाने के लिए बाथ में जाते हैं और एक दूसरे को साफ करते हैं और दोनों एक दूसरे को गौर से देख भी रहे होते हैं। खासकर कोयोकी जो ये जानना चाहती है कि क्या वो फूका से बेहतर है, जाहिर है यू के लिए। और इसके बाद फूका कोयोकी से पूछती है कि उसे अपने म्यूजिक के लिए इंस्पिरेशन कैसे मिलती है और वो इतने अच्छे सॉन्ग्स कैसे लिख पाती है। और कोयोकी कहती है कि उसके गाने फूका के वाइब से मेल नहीं खाते और उसे कुछ ज्यादा जॉयफुल ट्राई करना चाहिए। और फूका कहती है कि कोयोकी के गाने में सब कुछ होता है क्योंकि वो उनमें अपनी मेहनत और दिल लगा देती है। और कोयोकी बताती है कि वो अपने गाने उस इंसान की यादों से लिखती है जिससे वो प्यार करती है भले ही वो वन साइडेड हो। और फूका कहती है कि काश सब कुछ उसके लिए अच्छा हो जाता और उसे ये नहीं पता होता कि कोयोकी के गाने असल में यू के बारे में हैं। और फिर बैंड की प्रैक्टिस सेशन खत्म होती है और यू और फूका साथ में घर लौट रहे होते हैं और फूका यू से कहती है कि कोयोकी कितनी कूल है और वो आने वाले स्कूल फेयर में बहुत अच्छा करने की सोच रही है। और अगले दिन सुबह यू उठता है और देखता है कि उसकी और कोयोकी की एक फोटो ट्विटर पर वायरल हो चुकी है, इतना कि यू का अकाउंट अब वेरीफाई भी हो चुका है। और इसका मतलब है कि अब हर कोई उससे सवाल करेगा। और जब वो क्लासरूम में पहुंचता है तो सबकी नजरें उसी पर होती है और सब उससे कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं सिवाय फूका के जो चुपचाप दूर चली जाती है। और उधर कोयोकी के लिए भी वही माहौल होता है। उसकी मैनेजर उसे चेतावनी देती है कि उसे अपने प्राइवेट कॉन्टैक्ट को थोड़ा लो प्रोफाइल रखना चाहिए क्योंकि इस तरह की चीजें कोयोकी को इमोशनल रूप से प्रभावित करती है। और वो अपनी मैनेजर को बताती है कि वो दोनों बस दोस्त हैं और ये बात पब्लिक को भी थोड़ा शांत कर देती है। और इस बीच यू फूका को ढूंढने निकलता है जो उससे नाराज होती है क्योंकि उसने नहीं बताया कि वो और कोयोकी मिले थे। और यू उसे समझाता है कि वो बस दोस्त थे और कोयोकी तो सिर्फ मिलने आई थी क्योंकि उसे अपने अगले कॉन्सर्ट का टिकट देना था। और फूका अब भी नाराज होती है लेकिन फिर सोचती है कि अभी उनका खुद का कॉन्सर्ट आने वाला है और ऐसे समय पर एक दूसरे से नाराज रहना ठीक नहीं है, तो वो इसे जाने देती है। और इधर सब कुछ और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता है जब कोयोकी एक टॉक शो में जाती है और खुलकर बताती है कि वो वही लड़की है जो उस वायरल फोटो में थी और ये भी कि उसने अब तक जो भी सॉन्ग लिखे हैं वो सब यू के बारे में ही थे। और कोयोकी आगे बताती है कि वो और यू एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और यू इस बात से काफी हिल जाता है लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करता है क्योंकि उसकी बैंड मेंबर से हौसला देते हैं और कहते हैं कि भले ही ये सब चौंकाने वाला था और इसका मतलब ये नहीं कि उसे डिप्रेस रहना चाहिए। और ये बात उसे थोड़ा राहत देती है और वो सभी अगले दिन की परफॉर्मेंस में अपना बेस्ट देने का वादा करते हैं। और वही दूसरी ओर फूका द्वारा चुने गए बैंड के लीडर नाशी को भी अगले दिन को लेकर काफी चिंता होता है लेकिन वो खुद को संभाले रखता है क्योंकि वो बैंड का लीडर है। और कोयोकी का ये कन्फेशन सोशल मीडिया पर धमाका कर देता है जहाँ कुछ लोग यू से नफरत कर रहे हैं तो कुछ लोग उसके बारे में और जानना चाह रहे हैं। और इसी दौरान सारा जो अपने बैंड मेंबर्स को बहुत प्यारा समझती है ये सब देखकर सोचती है कि अब उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और सारा अपने भाई से पूछती है कि वो अपनी बैंड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है तो उसका भाई कहता है अपनी गिटार प्ले से सबको चुप करवा दो। और दूसरी तरफ यू अभी भी इन सब के बारे में ओवरथिंक कर रहा होता है और तभी उसकी बड़ी बहन माया उससे कहती है कि अगर कोई ना भी आए तो भी उसके पास 3 फैंस तो हमेशा रहेंगे, उसकी बहनें जो उसे पूरे दिल से सपोर्ट करती है। और ये सुनकर यू और भी ज्यादा डिटरमिन हो जाता है कि अगले दिन वो कमाल की परफॉर्मेंस देगा। और अगले दिन स्कूल फेयर का दिन आता है और कोयोकी जो एक लड़के के भेष में आई होती है और ये पक्का करती है कि वो यहाँ पर जरूर हो क्योंकि ये यू की पहली परफॉर्मेंस है और वो इसे किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहती। और वो देखती है कि स्कूल फेयर में जो भीड़ जमा है उसमें ज्यादातर लड़के यू से जल रहे हैं और तभी उसे एहसास होता है कि उसने लाइव कन्फेशन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इधर यू स्टेज के पीछे काफी नर्वस महसूस कर रहा होता है लेकिन वो इस डर से लड़ता है और तय करता है कि वो अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। और जैसे ही वो स्टेज पर जाते हैं और परफॉर्मेंस शुरू करने ही वाले होते हैं भीड़ में से कुछ लोग उनको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और वो चाहते हैं कि वो सबके सामने माफी मांगे और घुटनों पर आ जाए। और जैसे ही बैंड गाना गाना शुरू करता है यू के ऊपर एक बोतल फेंकी जाती है और उसकी बेस गिटार टूट जाती है और इससे पूरे माहौल में हंगामा मच जाता है और यू की बहनें उस अटैक में से एक से भिड़ जाती है। और इस हंगामे के बीच कोयोकी खुद को सामने लाने का फैसला करती है और सबको चिल्लाकर बताती है कि वो वहाँ पर मौजूद है ताकि लोग यू पर हमला करना बंद करे। लेकिन इस पर उसकी कुछ टॉक्सिक फैन उसके ऊपर ही टूट पड़ते हैं और तभी किसी तरह एक नई बेस गिटार मिलती है और बैंड दोबारा प्ले करना शुरू कर देती है। और अब सभी लोग देख पाते हैं कि ये बैंड कितनी बेहतरीन है। और बैंड की परफॉर्मेंस देखने के बाद भीड़ का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है और लोग जो यू के प्रति नफरत महसूस कर रहे थे वो अब उनके टैलेंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और द हेजहॉग्स जो कुछ सुधारने के लिए चीजें नोट कर रहे होते हैं और वो साफ देख पाते हैं कि ये बैंड कितनी अच्छे तरीके से ग्रो कर चुकी है सिर्फ पहले ही गाने से। और इसी दौरान
दौरान यू और फूका कोयोकी को स्टेज पर बुलाते हैं कि वो भी उनके साथ परफॉर्म करे और कोयोकी पहले थोड़ी हेजिटेंट होती है लेकिन फिर वो स्टेज पर आ जाती है और सभी के सामने परफॉर्म करती है और परफॉर्मेंस के बाद कोयोकी सबके सामने आती है और अपनी लाइफ कन्फेशन के लिए माफी मांगती है और वो ये भी कहती है कि यू और उसके परिवार को अकेला छोड़ दिया जाए क्योंकि ये सब उनकी कोई गलती नहीं थी। और परफॉर्मेंस के बाद सभी लोग अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में वापस जाते हैं जहाँ पर वो सोचते हैं कि अब अपनी बैंड का नाम क्या रखा जाए और आखिरकार वो तय करते हैं कि उनके बैंड का नाम होगा द फॉलन मून क्योंकि ये नाम फूका के नाम और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और इस सब के बीच हम देखते हैं कि कोयोकी काफी मुश्किल दौर से गुजर रही होती है और उसके मैनेजर उससे नाखुश होते हैं क्योंकि उसने अपनी मर्जी से काम किया और अब उसे सलाह दी जाती है कि वो कुछ समय के लिए यू से दूर रहे और इसलिए कोयोकी यू से दूरी बना लेती है और वो अपने कई टीवी अपीयरेंस भी कैंसिल कर देती है और यू के कॉल भी लगातार इग्नोर करती है। और जब वो एक बड़े क्रिसमस कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही होती है और तब उसकी आवाज कुछ समय के लिए चली जाती है जिससे वो बहुत निराश हो जाती है क्योंकि अब वो अपने फैंस के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती और इस पूरे समय यू को लगातार नजरअंदाज किया जाता है। और फिर ये खबर सामने आती है कि कोयोकी कुछ समय के लिए ब्रेक पर जा रही है क्योंकि उसकी आवाज पूरी तरीके से नहीं आ रही है और डॉक्टर के मुताबिक उसे कुछ समय के लिए नहीं गाना चाहिए। और आखिरकार कोयोकी यू की कॉल का जवाब देती है और बताती है कि वो ठीक है लेकिन यू साफ समझ जाता है कि वो सच में ठीक नहीं है और वो ट्रेन से उसी जगह की तरफ बढ़ता है जहाँ पर वो पहले मिले थे और वहाँ पर वो कोयोकी को समुद्र किनारे देखता है और कोयोकी कहती है कि उसे यू से प्यार करने के लिए माफी चाहिए और इससे पहले कि वो कुछ और कह सके यू उसे कसकर हक कर लेता है और इसके बाद यू और कोयोकी पहले से ज्यादा समय एक साथ बिताने लगते हैं और वो दोनों एक गाँव में घूमने जाते हैं जहाँ पर कोयोकी ने अपने एक गाने के विजुअल की शूटिंग की थी और इस गाँव में एक घंटी है जो दिन में 4 बार बजती है और कोयोकी यू को बताती है कि जो कपल उस घंटी की आवाज सुनते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कोयोकी यू का हाथ पकड़े रहती है और जब घंटी बजती है तो ये देखकर यू शर्मिंदा हो जाता है और कोयोकी बताती है कि वो बस मजाक कर रही थी लेकिन यू को इस मजाक में कुछ सच्चाई जरूर महसूस होती है और उनकी डेटिंग का सिलसिला जारी रहता है और दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजेदार होता जाता है। और पूरे दिन डेट के बाद और यू को एहसास होता है कि उसे बैंड प्रैक्टिस के लिए देर हो चुका है और वो जल्दी से वहाँ पहुँचने के लिए दौड़ता है और वो नाची के गैरेज पहुँचता है और देखता है कि फूका उसके देर से आने से नाराज नहीं है और नाची मजाक में कहता है कि अगर वो डेट पर था तो उसका लेट होना समझ में आता है। और इन सब के बीच फूका काफी शांत दिखती है और हो सकता है कि उसने कोयोकी से वादा किया था कि वो उसके लव लाइफ को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। और इसी बीच हायासी जो एक सीनियर है वो उनको एक लाइव परफॉर्मेंस का मौका देता है और दूसरी बैंड के साथ मिलकर वो सभी लाइव परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरीके से तैयार और एक्साइटेड होते हैं। और बैंड प्रैक्टिस के बाद वो सभी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पर इकट्ठा होते हैं और तभी फूका एक आइडिया देती है कि वो एक ओरिजिनल सॉन्ग करे। हालांकि सभी लोग पहले थोड़ा हिचकिचाते हैं लेकिन आखिर में वो ये तय करते हैं कि फूका खुद गाना लिखेगी और सभी को लगता है कि फूका बिल्कुल सही रास्ते पर है। और तभी यू को अपनी सपोजिट गर्लफ्रेंड यानी कोयोकी का कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है और जब यू कॉल कर रहा होता है तब फूका बाहर आती है और उसे कॉल करते हुए देखती है और समझ जाती है कि वो कोयोकी से बात कर रहा है। हालांकि वो अपने दर्द को अपने तक ही रखती है और घर लौटकर फूका गाना गुनगुना रही होती है लेकिन जैसे ही फूका गाने के लिरिक्स के लिए कुछ सोचने की कोशिश करती है लेकिन जो भी वो सोचती है वो सिर्फ यू और उसे लेकर अपनी फीलिंग्स होती है। और अगले दिन वो बैंड को अपनी बनाई गई मेलोडी दिखाती है और सभी को वो बहुत पसंद आती है। हालांकि फूका अभी भी गाने के लिरिक्स को लेकर कंफ्यूजन में होती है क्योंकि वो जानती है कि वो क्या कहना चाहती है लेकिन फिर भी वो तय नहीं कर पा रही है कि उसे ऐसा करना चाहिए क्योंकि उसने कोयोकी से वादा किया था कि वो हमेशा उसकी लव लाइफ को सपोर्ट करेगी। और फिर एक दिन फूका को एक अमेजिंग आइडिया आता है और उसे एक प्रोड्यूसर द्वारा स्काउटेड किया गया है और वो एक प्रो सिंगर बन सकती है लेकिन इसमें एक शर्त है, वो अपनी बैंड को साथ नहीं ले जा सकती और उसे अकेले गाना होगा। और फूका इस प्रपोजल को ठुकरा देती है और अपनी राह पर चल देती है और रास्ते में वो यू और कोयोकी को साथ देखती है और ये उसे बहुत परेशान कर देता है जिससे उसका दिल बहुत तेज धड़कता है। और फिर वो बैंड प्रैक्टिस पर जाती है लेकिन इस हालत में उसका मूड ऑफ होता है और वो कुछ घबराई हुई रहती है और फूका गहरी सोच में डूबी होती है कि उसकी लिरिक्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और वो समझ नहीं पा रही कि उसे क्या हो रहा है। और यू उसे समझाता है कि सब ठीक है और उसे खुद को ज्यादा परेशान ना करने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं जानता कि फूका दुखी इसलिए है क्योंकि वो उसके नहीं है। और इसी बीच फूका गुस्से में यू पर चिल्ला देती है लेकिन तुरंत ही उस पल को बदलने की कोशिश करती है और फिर यू कोयोकी को कॉल करता है और उससे गाने के बारे में बात करता है और वो कोयोकी से पूछता है कि क्या वो फूका की मदद कर सकती है क्योंकि वो अभी भी अपने लिरिक्स को लेकर परेशानी में है। और कोयोकी बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता और समझाती है कि उसके सभी गाने सिर्फ उसको यू के प्रति महसूस किए गए प्यार से बने हैं और इसलिए वो फूका की मदद नहीं कर सकती। और यू समझ जाता है कि फूका स्थिति से बाहर निकलने के लिए खुद के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है और फूका महसूस करती है कि कुछ गड़बड़ है और इसलिए वो यू से पूछती है कि क्या कुछ गलत है और वो सीधे तौर पर कुछ नहीं बताती लेकिन अंत में उसे एहसास होता है कि वो यू से प्यार करती है और यही कारण है कि उसके अंदर इतने दबे हुए जज्बात हैं। और फिर वो लिरिक्स को खत्म करती है और बैंड को अगले दिन सुनाती है और सभी को वो बहुत पसंद आती है। और अब कॉन्सर्ट का दिन है और सभी पूरी तरीके से तैयार हैं और मसासा इस हद तक जाता है कि वो अपना घर छोड़ देता है क्योंकि उसके फादर ने उसे बाहर निकलने की धमकी दी थी। और द हेजहॉग्स बैंड के वोकलिस्ट और गिटारिस्ट तामा और निको कॉन्सर्ट देखने के लिए अचानक वहाँ पर आते हैं और फूका एक एक्सीडेंट में लगभग फंस जाती है जब वो यू और अपने बीच की टैग को उठाने की कोशिश करती है जो उसने जेब्रा क्रॉसिंग पर छोड़ा था। और फूका हड़बड़ी में की टैग को उठाती है और फिर परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और वो अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं और द हेजहॉग्स के सभी मेंबर उनको देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और तामा और निको भी उनकी परफॉर्मेंस से
बहुत खुश होते हैं। और इसी बीच कोयोकी कॉन्सर्ट में आती है और यू को इतना शानदार परफॉर्म करते हुए देखकर खुश हो जाती है। और फूका भी भीड़ से कहती है कि ये उनका आखिरी गाना होगा और ये एक ओरिजिनल सॉन्ग है। और गाना शुरू होता है और कोयोकी तुरंत समझ जाती है कि ये लिरिक्स और गाना यू के लिए है और ये गाना ऑडियंस को भी काफी पसंद आता है। और कॉन्सर्ट के बाद सभी खुश होते हैं कि उन्होंने अच्छा किया और फिर उन्हें एक और कॉन्सर्ट के लिए साइन अप कर लिया जाता है। लेकिन तभी फूका सभी को बताती है कि वो बैंड छोड़ रही है क्योंकि उसे एक अच्छे प्रोड्यूसर द्वारा स्काउटेड किया गया है और वो अपने सपनों को फॉलो करने का डिसीजन लेती है। और असल में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यू के साथ एक ही बैंड में रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो यू से प्यार करती है, लेकिन उसे पता है कि वो उसे कभी नहीं पा सकती। अगले दिन फूका प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही होती है और इसलिए बाकी मेंबर्स भी छोड़ने का फैसला करते हैं और नाची वापस ट्रैक टीम में शामिल हो जाता है और सारा दूसरे बैंड के लिए कोशिश करती है। और कोयोकी यू से मिलने आती है और एक छोटी सी बातचीत के बाद वो कोशिश करती है कि यू के साथ बेड पर कुछ हो, लेकिन यू मना कर देता है। और यहाँ कोयोकी समझ जाती है कि यू असल में उसे नहीं बल्कि फूका को प्यार करता है और इस पर वो अच्छे तरीके से ब्रेकअप कर लेते हैं। और कोयोकी कमरे से बाहर चली जाती है और यू अपने राइटिंग पैड को उठाता है ये सोचती है कि वो बैंड को टूटने नहीं देगा और वो अपने फीलिंग्स के साथ एक गाने के लिरिक्स को लिखता है। और अगले दिन वो हर एक बैंड मेंबर को एक सीडी देता है और वो उम्मीद करता है कि वो उसे दिल से समझेंगे और बैंड को फिर से शुरू करने का फैसला करेंगे। और वो उनके लिए उनके फेवरेट फैमिली रेस्टोरेंट में इंतजार करता है और फूका को छोड़कर सभी आते हैं और वो सभी मिलकर बैंड को फिर से शुरू करने का फैसला करते हैं। और अब वो अपनी पसंद की म्यूजिक बनाने के लिए नाची के गैरेज में लगातार प्रैक्टिस करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि फूका भी एक दिन वापस लौटेगी। और कोयोकी से मिलकर यू से थैंक यू करता है क्योंकि उसने उसे अपनी ट्रू फीलिंग समझने में मदद की। हालांकि वो दुखी है कि कोयोकी को इस बारे में दुख हो रहा है, लेकिन कोयोकी से समझाती है कि वो ठीक है। और यू हर रात फूका के घर जाता है, लेकिन फूका उसे इग्नोर करती रहती है क्योंकि उसने अभी तक सीडी नहीं सुना है और उसे ये भी नहीं पता कि यू ने अपनी ट्रू फीलिंग को समझ लिया है जो कि फूका के लिए है। और फूका को महसूस होता है कि वो यू को इग्नोर करके गलत कर रही है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं है क्योंकि वो यू के पास नहीं रह सकती। और अगले दिन फूका जब बाहर होती है तो कोयोकी से मिलती है जो उसे बताती है कि उसका और यू का ब्रेकअप हो चुका है। और कोयोकी बताती है कि फूका के गाने ने उसकी फीलिंग को साफ कर दिया है और उसे अपने साथ ईमानदार रहना चाहिए। और बैंड प्रैक्टिस के दौरान यू अभी भी फूका को वापस लाने के लिए लगा रहता है और बैंड मेंबर्स की बातों से मोटिवेटेड होकर वो फूका के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फूका अभी तक घर नहीं आई है। और यू पूरा दिन इंतजार करता है और अब उनके अगले परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है और यू सभी से वादा करता है कि वो फूका को वापस लेकर आएगा और वो सभी अपने समय का इंतजार करते हैं। और यू को स्कूल की छत पर फूका मिलती है जहाँ पर वो वाटर टैंक के ऊपर खड़ी है और वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और परफॉर्मेंस का समय लगभग आ चुका होता है और फूका और यू ठीक समय पर पहुंच जाते हैं और फूका सबसे माफी मांगती है कि उसने बैंड को छोड़ा और वो सभी उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं और वो अब परफॉर्मेंस दे सकती है। और अब वो सभी स्टेज पर चढ़ते हैं और एक कमाल की प्रदर्शन देते हैं और फूका सभी को बताती है कि उनका बैंड कैसे बना और ये सब यू की वजह से था क्योंकि वही था जिसने फूका को बताया था कि उनको म्यूजिक के लिए एक साथ आना चाहिए। और जैसे ही वो गाती है यू उसकी सुंदरता और टैलेंट को अप्रिशिएट करता है और वो चाहता है कि वो दोनों साथ मिलकर हमेशा म्यूजिक बनाते रहें। और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।